प्रॉपर राइनोप्लास्टी से सारे एड्रेस किए जा सकते हैं। तो शेप तो डेफिनेटली अच्छे लगने लग जाती है और पेशेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। राइनोप्लास्टी के जो मैक्सिमम लिमिट डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, साथ में नोज की शेप में जो इश्यूज हैं वो भी हम टेक केयर करके नोज को अच्छा बना देते हैं। क्या ऐसा नहीं होता है कि राइनोप्लास्टी के बाद फिर से खराब हो जाए या खराब सर्जरी में हो जाए? राइनोप्लास्टी स्टार्ट होती है अराउंड 75-80,000 से। सुना कि राइनोप्लास्टी सर्जरी जो एक दिन की सर्जरी होती है, पर उसको हीलिंग होने में कितनी ही बात करने की रह जाती हैं जो हमारे हेल्थ रिलेटेड होती हैं। और जब हेल्थ हमारा किसी वजह से खराब हो जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जिसको हम लोग अपने हिसाब से ठीक नहीं कर पाते हैं, तो हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर एक मसीहा की तरह हम लोगों की मदद करते हैं। एस्थेटिक लुक्स की बात करते हैं तो हम लोग अभी काफ़ी सारी चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा से हेयर ट्रांसप्लांट की, जो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, फिल्म को ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं एस्थेटिक लुक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल ऑफ द फेस, नोज। नोज वर्क यानी कि राइनोप्लास्टी। कितनी नाक बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की सीधी होती है, कभी किसी का डोर्सलम बड़ा होता है। तो ये सब ठीक कराने के लिए आप लोग जाते हैं नोज वर्क के लिए, जिसे कहते हैं हम लोग राइनोप्लास्टी। डॉक्टर सुनील अरोड़ा जी एक बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन हैं, लीडिंग प्लास्टिक सर्जन। मैं तो कहूँगा जयपुर तो क्या, नदर इंडिया की लीडिंग प्लास्टिक सर्जन है। और आए दिन इनके पास राइनोप्लास्टी लाइक केसेस आते हैं। नो जॉब। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल में बियॉन्ड लेंस प्रोडक्शन में। मैं बात करने जा रहा हूँ राइनोप्लास्टी की। डॉक्टर साहब मुझे बताइए आप कि कौन कौन से नोज को आप ट्रीट करना पसंद करते हैं और हो जाता है इसीलिए ठीक? सी नोज बेसिकली एक मिक्सचर है कंपोनेंट्स का, जी बोन, कार्टिलेज और स्किन। जी इन तीन कंपोनेंट्स में अगर कोई भी कंपोनेंट जी सिंक में नहीं है, सिमेट्री में नहीं है बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ, तो नोज की शेप ऑल्टर हो जाती है। जी सो क्या क्या ऑल्ट्रेशंस हो सकते हैं नोज की शेप में? जो डॉर्सम है वो डिप्रेस्ड हो सकता है, या डॉर्सम ज़्यादा एलिवेटेड हो सकता है जिसे नेजल हम्प कहते हैं। जी सर। या फिर जो बोनी एरिया है नोज का, अपर एरिया, उसके विड्थ ज़्यादा हो सकती है, फ्लैट हो सकता है। फिर अगर लोअर पार्ट की हम बात करें कार्टिलेज की, कार्टिलेज जो टिप है उसमें ब्रॉड हो सकता है नेजल टिप, फ्लैट हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है, ड्रूपिंग हो सकता है, नोज की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, हाइट ज़्यादा हो सकती है, जी विड्थ ज़्यादा हो सकती है। जी ये सब डिपेंड करता है जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं नोज के, बोन, कार्टिलेज एंड और स्किन। और ये सब चीज़ें इनफैक्ट बियॉन्ड दैट अगर हम बात करें स्ट्रेट नोज के अंदर इश्यूज की बात की, जी बहुत सारे केसेस में नोज डिफॉर्म्ड और डेविएटेड भी होती है। वो कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है, मीनिंग सिंस बर्थ भी हो सकती है, जी डेवलपमेंटल भी हो सकती है, मीनिंग ग्रेजुअल ग्रोथ के साथ साथ नोज डिफॉर्म हो गई, या फिर वो इंजरी या एक्सीडेंट के बाद भी हो सकती है। सो इस तरह की सारी जो भी नेजल शेप की प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, वो सब राइनोप्लास्टी, एक प्रॉपर राइनोप्लास्टी से सारे एड्रेस किए जा सकते हैं और एक नोज की एस्थेटिकली प्लीजिंग शेप हम अचीव कर सकते हैं। जो आप लोग करते हैं आए दिन। बिल्कुल। तो आपने दोस्तों देखा काफ़ी सारे नाक, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर फेस है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सबसे पहले नाक पे ही फोकस जाता है। आपने देखा कई सारे शेप्स आपको दिख नज़र आ रहे होंगे, ब्रॉड नोज का, डॉर्सल हम्प से रिलेटेड, अप एंड डाउन, ड्रूपी नोज, इस तरह के, विच इज़ क्यूरेबल अंडर राइनोप्लास्टी सर्जरी। इसके लिए प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील अरोड़ा इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग इट। अगर आपको कोई इस तरह की शिकायत हो, कभी भी आप मिलना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर फ्लैश हो रहा है ALCS में डॉक्टर सुनील अरोड़ा से। इससे चलते सेकंड क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, राइनोप्लास्टी का जो प्रोसीजर होता है, सबसे ज़्यादा टाइम कितना लगता है होगा सर इसमें पूरे प्रोसीजर में? अगेन राइनोप्लास्टी में सारा डिपेंड करता है कितने कंपोनेंट्स हमें ऑल्टर करने हैं। जी मैं अगर मिनिमम बात करूं तो अराउंड 1 से 1.5 घंटा लगता है राइनोप्लास्टी में, जी विच कैन गो अप टू 3 to 4 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन कितनी स्ट्रक्चर्स हमें मॉडिफाई करनी है, किस तरह का हमें अल्टीमेटली रिजल्ट अचीव करना है। और इसके अलावा कई बार कई केसेस में हमें ग्राफ्ट्स भी डालने पड़ते हैं, कार्टिलेज ग्राफ्ट, ओ जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो कान के पीछे से लेते हैं या फिर रिब्स से लेते हैं। ग्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ती है राइनोप्लास्टी में, तो टाइम पीरियड थोड़ा और एक्सटेंड हो जाता है। सो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इतनी देर में राइनोप्लास्टी पूरी हो जाती है। एंड टू बी फ्रैंक अगर मैं एज अ डॉक्टर बात करूं तो टाइम इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अ गुड सर्जरी। तो बहुत हद तक ये बात सिंपल हो गई। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप मॉर्निंग में आते हैं, आपका पूरा ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होती है और शाम को आप घर वापस चले जाते हैं। पर डॉक्टर साहब ये रिजल्ट देखने को कब मिलेगा? यस, राइनोप्लास्टी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है।
इसीलिए बहुत सारे लोग राइनोप्लास्टी सर्जरी नहीं भी करते हैं। और ये तो है डॉक्टर के व्यू पॉइंट से। जब हम पेशेंट के लिए बात करें, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अभी मैंने राइनोप्लास्टी कराई है और ड्रेसिंग हटेगी 5-6 दिन बाद और मेरा बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नोज़ मुझे देखने को मिलेगा। हाँ, बट नोज़ के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा ग्रेजुअल होता है। ओके, जब पेशेंट की नोज़ की ड्रेसिंग हटती है 5-7 डेज़ में, डेफ़िनेटली नोज़ का शेप काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू प्री प्रोसीजर शेप। लेकिन नोज़ में इंटरनली स्वेलिंग रहती है जो ग्रेजुअली ओवर फ्यू मंथ्स जाती है। जी, मैं अगर ब्रॉडली लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो जो रिज़ल्ट है उसमें स्वेलिंग 50% स्वेलिंग चली जाती है अराउंड 2 वीक्स के अंदर, 80% स्वेलिंग चली जाती है 6 वीक्स में। जबकि रिजल्ट कुछ तो नज़र आ ही जाता होगा सर्जरी के बाद? यस, आफ्टर 10-15 डेज़ नोज़ की शेप काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। सी राइनोप्लास्टी में जो चीज़ हमारे लिए प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि नोज़ शुड लुक नेचुरल, nose should be as per facial aesthetics and facial proportions. ट्रू, So जब वो proportions में nose आती है तो शेप तो डेफिनेटली अच्छे लगने लग जाती है और पेशेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाते हैं और धीरे 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 वो अट्रैक्टिवनेस और नोज की शेप बढ़ती और ही इम्प्रूव जाती है। करती है। तो आपने दोस्तों सुना कि राइनोप्लास्टी सर्जरी जो एक दिन की सर्जरी होती है पर उसको हीलिंग होने में कुछ समय लगता है, तो आप बेचैन मत होइए, आपकी नाक तो पहले से कहीं अच्छी हो चुकी है। दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि राइनोप्लास्टी में खर्चा कितना आता है? अगर मैं जयपुर में बात करूं तो मैं आई कैन गिव यू अ रेंज कि हाँ इतने से राइनोप्लास्टी स्टार्ट होती है, इट कैन गो अप टू दिस मच डिपेंडिंग अपॉन कि हम नोज के कौन कौन से कंपोनेंट्स को किस किस लेवल तक एड्रेस कर रहे हैं। सो राइनोप्लास्टी स्टार्ट होती है अराउंड 75-80,000 से। बहुत अगर बेसिक टिप वर्क हमें करना है, लोकल एनेस्थीसिया में करना है तो जी, जी, एंड जी। इट कैन गो अप टू 2-2.5 lakhs। जो नोज बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्म्ड होती हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, वो काफ़ी एक तरह से कॉस्टली 2 से 2.5 लाख की रेंज में बैठ जाती राइनोप्लास्टी के जो मैक्सिमम लिमिट डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो 2 ढाई लाख के अप्रॉक्सिमेटली पर आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, ब्यूटीफुल फेस हो जाता है आपका और जिस नाक से आप ऊब गए हैं, उकता गए हैं, परेशान हो गए हैं, फेड अप हो गए हैं, वो नाक बहुत सुंदर बन जाती है। पर डॉक्टर साहब मैं एक बात और इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूँ कि मेरे एक मिलने वाले हैं, उनका कहना है कि उनकी नाक अंदर से टेढ़ी है और वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो बीच का हिस्सा है वो टेढ़ा-मेढ़ा है, इससे मुझे साँस भी लेने में दिक्कत होती है। तो ये क्या है? देखिए, नोज़ के सेंटर में एक वॉल होती है, जो नोज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे सेप्टम। नेज़ल सेप्टम बोलते हैं। जी, जी, जी। कई पेशेंट्स में वो सेप्टम जो होता है, वो डिफ़ॉर्म्ड या डेविएटेड होता है, कर्व्ड होता है। तो एक साइड पे ब्लॉकेज कर देता है, दूसरी साइड पे रूमिंग हो ओह! जाता है। तो उस डेविएशन की वजह से नेज़ल ब्लॉकेज होता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो जब राइनोप्लास्टी हम करते हैं, तो जब हम सेप्टोप्लास्टी उसके साथ कंबाइन करके सेप्टोराइनोप्लास्टी प्रोसीजर करते हैं, तो उसमें ड्यूअल एडवांटेज होता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, साथ में नोज़ की शेप में जो इश्यूज़ हैं, वो भी हम टेक केयर करके नोज़ को अच्छा बना देते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि नाक राइनोप्लास्टी के बाद फिर से खराब हो जाए या खराब सर्जरी में हो जाए? जी, बिल्कुल होता है ऐसा। और जब जैसे-जैसे राइनोप्लास्टी सर्जरीज़ का नंबर बढ़ रहा है, हमारे पास रिविज़न केसेज़ भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं। ओह! अब नोज़ राइनोप्लास्टी खराब होने का रीज़न बेसिकली दो कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। कई बार तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स ही होते हैं। पेशेंट को जो पोस्ट ऑपरेटिव गाइडेंस हमने दी है, वो फॉलो नहीं की उन्होंने। जो जी, प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस होता है उनकी बॉडी में, वो कहीं न कहीं ऑल्टर हुआ है। इन सब रीज़न्स की वजह से भी, या इन्फेक्शन हो गया उनको पोस्ट सर्जरी, नोज़ की जो शेप जैसी हम चाहते हैं या पेशेंट जैसी चाहते हैं वैसे नहीं आती। जी। बियॉन्ड दैट डेफिनेटली जो मेजर रीज़न जो रहता है वो रहता है टेक्नीक। टेक्नीक कहीं न कहीं, बिकॉज़ राइनोप्लास्टी में सबसे ज़रूरी चीज़ है ये अंडरस्टैंड करना कि किस कंपोनेंट में क्या शॉर्टकमिंग है और उसे करेक्ट करना। जी, सो अगर ऑपरेटिंग सर्जन के एंड पे वो लिमिटेड है, वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, तो राइनोप्लास्टी प्रॉपर नहीं होती है। और जो रिज़ल्ट जैसा हम अचीव करना चाहते हैं, अपन कॉम्प्लिकेशंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, कि जैसा रिज़ल्ट हम अचीव करना चाहते हैं वैसा नहीं आता है, तो वो पेशेंट्स भी रिविज़न राइनोप्लास्टी के लिए आते हैं। और डेफ़िनेटली रिविज़न राइनोप्लास्टी से जैसी शेप आपकी नोज़ की फर्स्ट राइनोप्लास्टी के बाद है, उससे काफ़ी बेटर नोज़ अचीव की जा सकती है, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड राइनोप्लास्टी सर्जन से राइनोप्लास्टी रिवाइज़ कराते हैं। अगर आपका भी नाक कहीं खराब हो गया हो, तो आप भी एक नाक को ठीक करा सकते हैं, डॉक्टर सुनील अरोड़ा के पास जाकर एएलसीएस